मैं शुरुआत सर अनिल सर आपसे करना चाहूंगा कि जो प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू और बड़ा एक ऐसे मौके पर है जब शायद लगता है कि ये बहुत देर हुई है, हालांकि बहुत विलंब से अब वो चुनावी राजनीति में उतर रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा हम कह या मान सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया अनिल सर आपकी। नहीं नहीं, देखिए देर नहीं, मुझको लग रहा है कि रियल टाइम मतलब यही टाइमिंग सही है। टाइमिंग सही है क्या कि एक तो जो देश में बनी है जो परिस्थितियां, उसमें उन्होंने एक रोल निभाने के बाद एक वर्कर, एक डेडिकेटेड वर्कर और मतलब ठीक से मतलब समझदार राजनेता के रूप में उन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया। अब वो जा रही हैं कहीं मतलब चुनाव लड़ने के लिए, तो ये एक सही टाइमिंग है। इसीलिए कि वो अब अपनी हैसियत से मतलब ये अब है कि गांधी परिवार की वजह से उनको दे दिया गया टिकट, या गांधी वहाँ जो उनके चाटुकार जो दरबारी हैं वो उन्होंने मांग की कि भाई प्रियंका को, तो मांग कर रहे हैं। आज हमको लग रहा है क्या कि 15 साल 20 साल हो गया या 15 साल तो कम से कम हो ही गया कि प्रियंका को लाया जाए, कि राहुल को लाया जाए, राहुल प्रियंका लाओ करके। हमको याद आता है क्या कि कुछ ये भी बैनर उनर भी उन्होंने चलाया था, मतलब लेकर के प्ले कार्ड्स वगैरह घूम रहे थे। तो वो अगर आता तो वो प्री मैच्योर होता, वो पहले आ जाती और उस समय तक उनके बारे में था कि बेहतर बोलती हैं, इंदिरा गांधी की जैसी लगती हैं, ये सब वजहों से आती। लेकिन अब जो उनका पदार्पण हुआ है वो एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपनी अपनी ये को, मतलब जो हैसियत है उसको दिखा दी, और उससे वो इस तरह से आई हैं। दूसरा है क्या कि बहुत क्रूशियल इलेक्शंस थे इस बार, रायबरेली और अमेठी के। हम लोगों को तो लगता ये था कि कहीं उन्होंने जो, बल्कि मैंने तो जो पहली प्रतिक्रिया आई थी जब उन्होंने तय किया कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और यहाँ से अमेठी से केएल शर्मा, तो मैंने कहा था कि ये गलत डिसीजन है। और बल्कि मतलब ये इस तरह की प्रतिक्रिया मेरे मन में आई थी। लेकिन अब मुझको लग रहा है क्या कि ये सही डिसीजन था, और उन्होंने उस पूरे दोनों कंस्टिट्यूएंसी को जिस तरह से संभाला, मीडिया को जिस तरह से फेस किया, मुझको लग रहा है कि अभी अगर अगर कांग्रेस में कोई ऐसा आदमी है जो मीडिया से इंटरेक्ट कर सकता है और उसी की भाषा में उसको जवाब दे सकता है, तो वो है ये प्रियंका गांधी। मैंने उनके इंटरव्यूज देखे राजदीप सरदेसाई के सामने और ये सब, तो उस समय में दिखाई देता है कि कितना एक तो मैच्योर है और बहुत आसानी से किसी को ये कर सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल उनका जो डेवलपमेंट, मतलब पॉलिटिकल लीडर के रूप में जो जिस तरह से वो अपने को ग्रूम मतलब बढ़ाई है, जिस तरह से बनी है, उस समय के लिए बेहतर है। और दूसरा एक जो राजनीतिक हिसाब से भी मैं देखता हूँ, तो मुझको लगता है कि ये सही कदम था, क्योंकि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को, जैसा राहुल गांधी ने कहा भी कि उनको मुश्किल वक्त में उनको मौका दिया और उनके साथ खड़े रहे। और वो अब अगर वो दूसरा कोई अगर वहां जाता तो उन लोगों को ऐसा लगता जैसे कि उनको छोड़ दिया गया और उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब है क्या कि दोनों में लोग फर्क नहीं करेंगे और उनको एक बेहतर लीडर मिल गया। वो सही कहा राहुल गांधी ने कि दोनों उपलब्ध रहेंगे दोनों जगह के लिए। तो ये मुझको लग रहा है कि राइट डिसीजन है। दूसरा है क्या कि संसद के हिसाब से भी राहुल गांधी से बेहतर वो साबित होंगी संसद में, और समय भी ज्यादा दे सकती है और अलर्ट भी बहुत है। राहुल गांधी कई बार ऐसा मतलब लगता है कि उतना ज्यादा सच ये नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, कुछ मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कई वजहों से। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी पर्सनैलिटी में कई तरह की चीजें आती है, इससे आप कम और ये मतलब ऊंचे नहीं हो जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अपना अपना आपका टेम्परामेंट होता है। सवाल ये उठता है कि आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, या जो आपका व्यवहार है, वो अंततः जो लोकतंत्र है और देश का जो कि मतलब देश के लिए कितना उपयोगी है। तो उसमें राहुल गांधी बहुत उपयोगी है। लेकिन जो डे टू डे जिस तरह से वहाँ जिस तरह से संसद में ये करना है, तो उसमें एक एडेड एडवांटेज जिसको आप कहते हैं कि कांग्रेस को एक एक बेहतर सांसद भी मिलेगा, ऐसा मतलब मिलेगी।
ऐसा उम्मीद हम आप कर सकते हैं। और ये एक बेहतर निर्णय है। मुझको लग रहा है क्या कि आपने जो 1 और 11 वाली बात कही उसमें काफी कुछ सच्चाई है। सर, आपसे लेकर और सभी से एक सवाल करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मूव अब क्या कुछ संभावित देखते हैं, खासकर वायनाड को लेकर? मैं ऐसा शायद देख, या मैं मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो एक मुकाबला हमने अमेठी में देखा, दो दो बार जो हुआ है वहां, 3 बार इनफैक्ट, कि वहां 2 बार जो राहुल गांधी वर्सेस जो मोदी जी के बड़े प्रिय पात्रों में शुमार रही स्मृति ईरानी, तो क्या कुछ वैसा कुछ सीन आप संभावनाएं देखते हैं? हालांकि उनकी जो हार है अमेठी की बड़ी खतरनाक रही है, लेकिन कांग्रेस, जो भी हेमंत सर कह रहे थे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। तो दोनों चीजों पर, कि एक तो क्या भाजपा का मूव संभावनाएं आप देखते हैं, और क्या मुकाबला वहां ऐसा पाते हैं कि प्रियंका वर्सेस स्मृति ईरानी जैसा कोई मुकाबला हो जाए? क्या कहेंगे? हाइपोथेटिकल है, हालांकि बहुत देर है, दूर है अभी उस घोषणा होनी उपचुनाव की, काफी पानी बहना है अभी, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सवाल। नहीं नहीं, देखिए क्या है, ये मुझको लग रहा है क्या कि बहुत ही अपरिपक्व, जिसको कहते हैं इमैच्योर मूव होगा। ऐसा वो नहीं, इतना इतना मतलब बीजेपी को आप इस तरह का मत आंकिए। इतने मतलब बेवकूफ शब्द थोड़ा ज्यादा हार्श होगा, लेकिन वो इतनी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे वो देखिए अब जो उनमें असल में कंटेंट नहीं था, पॉलिटिकल कंटेंट। मतलब ड्यू रिस्पेक्ट उनके औरत होने की के बाद में भी जो पॉलिटिकल कंटेंट होता है, जो डेमोक्रेटिक कंटेंट होता है, जो एक ही आप कोई भी अगर राजनीति में, इवन हमें उसमें सुषमा स्वराज थी ना, थी ना वो बेल्लारी बेल्लारी मुकाबला, जी बेल्लारी में वो, जी। हालांकि हालांकि लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते। सुषमा स्वराज एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आई थी, जी समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जी और जो एंटी कांग्रेस मूवमेंट था, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उस पीरियड से निकली हुई थी। वो कोई आरएसएस की प्रोडक्ट नहीं थी। ये तो आरएसएस की है या नहीं, मतलब उनका क्या बैकग्राउंड रहा उस तरह उतना मालूम नहीं मुझको, लेकिन इनका बैकग्राउंड बहुत ही सतही किस्म का है, जिसका राजनीति, चूंकि ये काम बीजेपी ने और बाकी पार्टियों ने भी किया है, लेकिन ये करते रहे जिसमें कि जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिल्म स्टार्स और ये। मैंने ये कहता कि आप राजनीति में मत आइए, लेकिन राजनीति में आपकी रुचि होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को राज्यसभा इनके लिए ठीक है कि आप दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, इन लोगों को अगर राज्यसभा में भेज देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हेमा मालिनी है, अब बताइए कि हेमा मालिनी का क्या पॉलिटिकल वैल्यू है, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एक एक्ट्रेस के रूप में बहुत ही चर्चित रही है। धर्मेंद्र की पत्नी भी है, दोनों बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं हिंदी सिनेमा के। लेकिन ये आप जरा देखिए कि धर्मेंद्र और वो दोनों, या बाद में सनी देओल, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये पॉलिटिकल, शत्रुघ्न सिन्हा को मानेंगे क्या पॉलिटिकल? शत्रुघ्न सिन्हा को इसीलिए कहूंगा, मतलब कुछ नंबर आप दे सकते हैं कि कम से कम वो राजनीति की बातें समझते हैं, उसको कर लेते हैं, और जो राजनीति की भाषा है वो समझते हैं। इसलिए मुझको नहीं लगता कि स्मृति ईरानी को वहां ले जाएंगे। वो वहां पर वो कोई ऐसा कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे जिसमें कि वो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड का एक कॉमनल पोलराइजेशन के बारे में कम से कम उसका फायदा उठाए न सके ना सके, लेकिन कॉमनली चार्ज इलेक्शन हो, ताकि इसका देश के बाकी हिस्सों में प्रभाव हो। मैं मानता हूं ये कि अभी जो बीजेपी के पास या आरएसएस का गेम प्लान यही है कि लोगों को कॉमनल ये में फंसाया जाए, ताकि 5 साल निकल जाए आसानी से। और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए देखेंगे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं शुरू हो गई हैं। उसके बाद और सारा जो अटैक है, वो जिहाद, ये क्या मजार जिहाद कहते हैं उसको, उत्तराखंड में। और आप अगर देखेंगे अभी घर वापसी के बारे में भी मैं एक खबर देख रहा था कि गोरखपुर में जो गए भागवत, तो उन्होंने कहा क्या कि जो धर्मांतरण पर नजर रखिए, और जो लोग वापस आना चाहते हैं अपने धर्म पे में, उनको जो है, जागरण की खबर है, मैं उसको जी जी जानता नहीं कि कितना, क्योंकि जागरण एक बहुत ही डिविसिव अखबार है, इसीलिए उसके बारे में कहना मुश्किल है कि सच लिखा है या अपने मन से लिखा है। लेकिन हो सकता है अगर सच है तो वो चाहते हैं कि घर वापसी के मुद्दे, मॉब लिंच मतलब गोहत्या के मुद्दे,
जिहाद, लव जिहाद, इस सब टाइप का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को पोलराइज किया जा सके। और जो लोग, जो नैरेटिव बन गई है अभी बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेहतर लोकतंत्र के खिलाफ, वो भी बनी है, उसका माहौल बना है। तो वो जो है उसको वो डिफीट करने के लिए उनके पास कोई, देखिए आरएसएस, अभी लास्ट लाइन कहूंगा मैं, आरएसएस बीजेपी के पास कोई कंटेंट नहीं है 25 साल से। मतलब मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि मैं बार बार उनको पढ़ने की कोशिश करता हूं, उनके दस्तावेज देखता हूं। 100 मतलब 1925 से आज तक उनके ये में कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई संगठन इतना, क्या कहते हैं, जड़ संगठन जो है, जो इतना मतलब इनर्ट, एक तरह से एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ है जिसमें कि कोई हरकत ही नहीं होती है, वो मान कर चला है कि ऐसा ही चल सकता है, ऐसा संगठन हमने नहीं देखा है। तो वो वही है। कोई आपको 1925 के उनकी किताबें पढ़ लीजिए और अभी उनके पढ़ लीजिए, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। और यही वो 5 साल और करना चाहेंगे ताकि मोदी जी को गद्दी से उतारने का मौका लोगों को ना मिले। लेकिन मैं लास्ट लाइन कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपना मतलब रख रही है चीजों को आगे, तो ये सरकार पूरा 5 साल नहीं कर पाएगी और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। तो वायनाड का इस्तेमाल कम्युनल पोलराइजेशन के लिए करेगा। अब आना शुरू हो गया गोदी मीडिया में कि धर्म काटा, एक चैनल पर मैं देख रहा था, और उसमें है कि कैसे 45% जो है मुसलमान है वहाँ, 13% क्रिश्चियन है, और कितना, और 45% हिंदू है। तो मतलब वो हिंदू अल्पमत में है और इसीलिए वो सीट उस सीट को चुना गया है। ये सब बातें आने लगी है। तो ये कम्युनल पोलराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं चाहता हूँ रखूं उसको। प्लीज प्लीज वो ये है कि मतलब ये जो कि शायद मेरे क्या मतलब हेमंत जी ने प्रस्ताव किया कि उनको निर्विरोध चुनने की बात, तो जी जी ये मैं गलत मतलब गलत स्ट्रेटजी होगी। अपोजिशन स्पेस उसको मत दीजिए, आप खुद में फाइट करिए। बीजेपी को अपोजिशन स्पेस भी मत दीजिए, वो थर्ड पार्टी ही रहे पूरी राजनीति में। ये मेरा शुरू से मानना है। ये गलती जो है ममता बनर्जी कर रही हैं बंगाल में, और कई जगह ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। कहीं नहीं कोशिश करिए, ये गलती सुधार ली इसने, क्या कहते हैं, अपने अखिलेश और इन लोगों ने। फाइट में आप दो और जैसे है बीएसपी है, रहने दीजिए। तो कोई सेकुलर संगठन कहने के लिए भी सेकुलर हो वो भी ठीक है, लेकिन इनको स्पेस मत दीजिए, अपोजिशन स्पेस। आपस में ही फाइट करिए, दोनों स्पेस आपके पास रहना चाहिए। कम्युनल पार्टीज को कोई स्पेस नहीं मिलना चाहिए, मार्जिनलाइज करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए।